तो हमें ब्रश कितनी बार दिन में करना चाहिए? ब्रश हमें बेसिकली कि दांतों की हेल्थ का कैसे ख्याल रखा जाए? डाइट जो हमें लेनी है वो ऐसी लो कि थोड़ी उसमें नरिशमेंट भी हो। रेगुलरली लोग स्केलिंग कराते हैं दांत साफ कराने के लिए, तो स्केलिंग कब करानी चाहिए और क्यों करानी चाहिए? स्केलिंग हमें ये है कि स्केलिंग इज़ बेसिकली मुंह की ये जो माउथ वॉश हैं ये कितने तरीके के हैं और ये कब यूज़ करने चाहिए? माउथ वॉशेस वैसे तो है कि ये हर एक दांत के बीच में फ्लॉसिंग करनी चाहिए या जहाँ फील हो रहा है कि कुछ फंसा हुआ है या थोड़ा सा गैप ज़्यादा है या कैविटी है वहाँ पे ही फ्लॉस करना चाहिए? नहीं मैम, हमें फ्लॉस प्रेग्नेंट लेडीज़ को डिलीवरी के बाद 40 दिन कहते हैं कि मसूड़े कमज़ोर हैं, दांत कमज़ोर हैं, तो ब्रश भी नहीं करना। चलो नहाने धोने तो शायद कई कल्चर्स में नहीं देते, पर इवन ब्रश करने तक के लिए मना किया जाता है, तो क्या ये सही है? जहाँ पे सफाई आप 2 दिन घर पे झाड़ू मत लगाओ तो क्या होगा? छोटे बच्चों के दांतों का कैसे ख्याल रखा जाए? डॉक्टर नवनीत, आज मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि दांतों की साफ सफाई का, दांतों की जनरल हेल्थ का और दांतों के साथ रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स का आप हमें विस्तार से बताइए। हमें ये भी बताइए कि राइट फ्रॉम प्रेगनेंसी जो प्रेग्नेंट मदर है वो अपना कैसे केयर करें, उनके प्रेगनेंसी डिलीवरी के बाद वो अपनी दांतों का कैसे केयर करें। ये भी बताइए हमको कि छोटे बच्चे का, नवजात शिशु का कैसे ख्याल रखा जाए जब उसके नए नए सुंदर दांत आते हैं। उसके आगे वो हम जैसे बड़े होते जाते हैं और बूढ़े बुजुर्गों का भी कैसे ख्याल रखा जाए। इस एपिसोड में आप अंत तक हमारे साथ बने रहिए और पूरे विस्तार से हम आपको हर एक चीज़ की जानकारी देने जा रहे हैं। नमस्कार। तो सबसे पहले तो डॉक्टर साहब आप हमको ये ज़रूर बताएं कि दांतों की हेल्थ का कैसे ख्याल रखा जाए। डॉक्टर जसवीरा, दांतों की हेल्थ का मंत्र सिर्फ यही है कि अगर हम उसको प्रॉपर बॉडी का वैसे अगर हम ध्यान रखते हैं तो दे विल परसिस्ट, हमारे साथ हमेशा रहते हैं। तो दांतों को ठीक ठाक रखने का मंत्र यही कि उनको साफ़ रखो। डाइट जो हमें लेनी है वो ऐसी लो कि थोड़ी उसमें नरिशमेंट भी हो एंड सेकेंडली हमारी मस्कुलर एक्सरसाइज भी हो जाए। एंड उसके लिए हमें है कि सबसे पहले हमें ब्रशिंग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसके साथ एडजंक्ट अब नया इंट्रोड्यूस हो रहा है, फ्लॉसिंग करते हैं एंड उसके साथ फिर हमारी माउथ वॉश हो जाता है। तो ये सब चीज़ें को कॉम्बिनेशन हम लेके ही हम अपने दांतों का वी कैन टेक केयर ऑफ आवर टीथ। तो हमें ब्रश कितनी बार दिन में करना चाहिए? ब्रश हमें बेसिकली 2 बार करना चाहिए और मैं खुद भी क्लिनिक में जब भी पूछती हूँ, मेरे को सभी बोल तो देते हैं कि वैसे तो सब सुबह उठ के ही करते हैं, मोस्ट ऑफ द पीपल सबसे पहले सुबह ही उठते हैं, बट जो ये बेसिकली ब्रश हमें 2 बार मिनिमम करना चाहिए वो है सुबह नाश्ते के बाद। जब मैं बोलती हूँ नाश्ते के बाद तो सभी को बहुत ही हैरान हो जाते हैं कि नाश्ते के बाद, तो ये अगर हम रात को सोने से पहले ब्रश, दैट इज़ अ मस्ट। रात को सोने से पहले जो ब्रश करना है वो बहुत ज़रूरी है। उससे ये होता है जो खाना हमारा फंसा होता है वो निकल जाता है एंड रात को जब हम सो जाते हैं हमारे मुंह की एक्टिविटी बंद हो जाती है। जो हमारे मुंह में जो सलाइवा, जो थूक जिसको कहते हैं, उसमें बड़े ही सारे पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स है कि वो नेचुरल क्लिनज़र भी होता है हमारे मुंह का, और वो रात को जब हम सोते हैं उसकी भी सक्रीशन जो मात्रा कम हो जाती है। सो जो बैक्टीरिया, जो कीटाणु हैं, उनकी ग्रोथ उस टाइम डबल ट्रिपल जितना दे कैन रॉक द शो देन, ठीक है ना। सो इसलिए जो रात का ब्रश है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। रात को मैं ब्रश भी कहती हूँ और एक डेंटल फ्लॉस होता है वो भी मैं कहती हूँ, वो चाहे दिन में 1 बार करूँ। जो फ्लॉसिंग क्या होता है, ये एक वैक्स धागा होता है जो हम दांतों की, जब दो दांतों के बीच वाली जो जगह है उसमें हम डाल के उसको टू एंड फ्रो इस चीज़ से मूवमेंट हल्का हल्का करते हैं ताकि जो दांतों के 2 दांतों के बीच में जो खाना फंसा है वो निकल जाए। बात है कि ब्रश के साथ आपके जो सर्फेसेस है, अगला पिछला और जो खाने वाली सर्फेसेस, वो क्लीन टीथ की हो जाती हैं, पर जो दांतों के इन बिटवीन जो स्पेसेस हैं वो विदाउट फ्लॉसिंग नहीं निकलता। और जब हम एक बड़ी बारी देखते हैं कि जब हम कहते हैं पेशेंट भी आते भी हैं तो उनके जो मुंह खुलवाओ, दांत बिल्कुल ठीक होते हैं, बट फिर भी पेन हो रही होती है। रीज़न इज़ कि जो सर्फेसेस हमें नहीं दिख रही उनमें कैविटी डेवलप हो जाती है, रीज़न बीइंग कि वो सर्फेसेस हम क्लीन नहीं कर पाते।
हर एक दांत के बीच में फ्लॉसिंग करनी चाहिए, या जहाँ फील हो रहा है कि कुछ फंसा हुआ है या थोड़ा सा गैप ज़्यादा है या कैविटी है, वहाँ पे ही फ्लॉस करना चाहिए? नहीं मैम, हमें फ्लॉसिंग तो सभी दांतों में करनी चाहिए, बिकॉज हमें वो पता नहीं चलेगा कि जब कोई खाना, जब वो जो आपको फीलिंग आती है खाना फंसा है, वो तो फिर बिग चंक ऑफ फूड, कोई फाइबर, कोई जैसे कोई फ्रूट्स का या कोई नॉन वेज चीज़ का फंसा होगा, दैट यू कैन फील विद द टंग दैट पार्ट। बट अदरवाइज आप जब फ्लॉसिंग करोगे तो यू विल रियली फाइंड कि आपके जो फ्रेशनेस है, जो मुंह की फ्रेशनेस है, उसमें कितना फ़र्क पड़ जाता है। सो इट हैज़ टू बी डन सारे टीथ के लिए। नो डाउट पिछली है जो मोलर्स हैं उनमें फ्लॉस जो धागा जाना मुश्किल है, पर अब कल नई टेक्नोलॉजी आ गई जो फ्लॉस हैंडल्स के साथ आने लग गए हैं। सो उसके साथ वो है कि वो आगे धागा है, पीछे हैंडल है, सो इट कैन गो एंड वो कंपैरेटिवली ईजियर हो जाता है। यहाँ पे मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ कि मैंने सुना है, एक जनरल मिथ है अमंग्स द पब्लिक, कि अगर हम फ्लॉसिंग कर रहे हैं इवन इन द जहाँ पे दांत हमारे स्ट्रॉन्ग हैं या टाइट हैं, तो वो टीथ लूज़ हो जाते हैं या गम वीक हो जाता है विद कंटिन्यूस रबिंग ऑफ द फ्लॉस। तो उसमें टेक्निक इन्वॉल्व है या इट इज़ जस्ट अ मिथ? नहीं, टेक्निक तो डेफिनेटली हर एक चीज़ का जो सही उपयोग और गलत उपयोग, दैट इज़ वो तो फ़र्क पड़ता ही है। तो जो ये है डेंटल फ्लॉस है, ये यूजली वेक्स्ड होता है, ये सॉफ्ट होता है। बट अगर आपको हम ऐसे, तो मैं कहती हूँ जब हम ब्रश भी जो करते हैं, अगर आप टेक्निक आप नहीं ठीक, आप हार्ड ब्रश यूज़ करोगे तो वो भी दांतों को घिसा देगा। बिल्कुल, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ही ये आपसे आ रहा था कि बाजार में जाओ तो देयर इज एन एरे ऑफ ब्रशेस, जिगजैग ब्रश, दिस ब्रश, दैट ब्रश। तो कौन सा ऐसा ब्रश है जो लेना चाहिए? कोई बड़े हैं ब्रिस्टल्स, कोई सॉफ्ट ब्रिसल ब्रश है, सो विच इज़ द राइट काइंड ऑफ ब्रश टू यूज़? मैम ये वो ब्रश तो जो है कि मेरे को सबसे इम्पॉर्टेंट ब्रश का है ब्रिसल्स। जो ब्रिसल्स होने चाहिए वो सॉफ्ट, आप देखो, जो मैं तो अब यही कहने लगी हूँ कि सेंसिटिव ब्रश यूज़ करो, रीज़न बीइंग कि वो कहीं मज़ा ही नहीं आता लोगों को। और सॉफ्ट ब्रश जो ब्रिसल्स कहते हैं जी, जब तक दांतों को घिसा ना लो वो अच्छा मज़ा ही नहीं आता। बट उससे प्रॉब्लम क्या हो रही है, वो दांत जो रॉन्ग डायरेक्शन है और हार्ड ब्रिसल से आपके दांत की सर्विसेज ही अब्रेड मतलब घस जाती हैं और पेशेंट को और हमें ठंडा गर्म की शिकायत होने लग जाती है। सो वी हैव टू गो फॉर सॉफ्ट ब्रिसल ब्रशेस। हेड जो उसका होता है वो डिपेंड करता है, कईयों का मुंह थोड़ा छोटा है, वो उस हिसाब से वो दैट यू कैन मैनेज इट, वो मैं स्पेसिफाई नहीं करी। बट ब्रिसल्स का येस मेरे को है कि आपको जो लगे सॉफ्ट ब्रिसल्स है, और जो दांत जो ब्रश का हेड है आपके सारे दांतों को कवर कर ले, ऊपर नीचे अंदर से भी। सो एंड और मोस्टली और टंग को भी क्लीन करना, मैं यहाँ पे इंसिस्ट कर रही हूँ कि टंग को क्लीन करना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज हम कई बार देखते हैं टंग को अब इग्नोर कर जाते हैं और टंग के ऊपर बड़ी थिक लेयर ऑफ वो सॉफ्ट डिपॉजिट्स नज़र आते हैं। सो जब आपने ब्रश करना है तो फ्लॉसिंग के बाद आप टंग को भी क्लीन करना ही करना है आपने। सो टंग को भी ब्रश के साथ ही क्लीन करना सही है? उससे भी आप कर सकते हैं, या देयर इज नो प्रॉब्लम। हमें अलग से, हाँ, अगर सॉफ्ट ब्रश है सो यू आर कंफर्टेबल एंड यू डूइंग इट एवरी डे, तो इतना कुछ डिपॉजिट होएगा ही नहीं है। जब आपकी ये रूटीन हो जाएगी तो आप बिलीव मी, अगर आप रात को अच्छी तरह से अपना ये ब्रशिंग फ्लॉसिंग करके सो रहे हो तो सुबह आप नॉर्मल पानी पियोगे तो आपको कोई मुंह में कोई ब्रेथ जो गंदी बदबू जो कहते हैं कि बैड ब्रेथ टाइप, ऐसा कुछ फील, कोई कहते हैं जी मुंह चिपचिपा होता है। क्यों होता है? बिकॉज जो बैक्टीरिया हैं वो अपने जो एसिड्स प्रोड्यूस करे, जो उनका वो इनके बाय प्रोडक्ट्स, जो उनकी रिएक्शंस हो रही हैं जो बैक्टीरिया ने हमारा फंसे हुए खाने पे, उससे उसकी वजह से ही सारी प्रॉब्लम। नेचुरल सेफ गार्ड है। हाँ जी। टू डॉक्टर साहब, मुझे इसके बारे में भी बताइए कि ये जो माउथ वॉश हैं ये कितने तरीके के हैं और ये कब यूज़ करने चाहिए? मैम माउथ वॉशेस वैसे तो है कि ये लोग तो ऐसे कहते हैं जी हमने माउथ वॉश ही करते हैं, हम ब्रश ही करते ही नहीं हैं। सो हम जब पूछते हैं तो कहते हैं जी हम रात को ब्रश नहीं करते पर कुरला माउथ वॉश से कर लेते हैं। बट ये माउथ वॉशेस ब्रशिंग को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता। सो इट भी हम उसको एज ए एडजंक्ट यूज़ करेंगे। और जो माउथ वॉशेस हैं हमारे पास दो तरह के आते हैं। एक तो होते हैं कि जो कॉस्मेटिक, मतलब नॉट कॉस्मेटिक एक्चुअली, जो नेचुरल, जिनमें कोई इंग्रेडिएंट्स, कोई एक्टिव इंग्रेडिएंट्स नहीं है, जो एज ए माउथ फ्रेशनर यूज़ होते हैं, जैसे मिंट फ्लेवर आ गए, यूकलिप्टस ऑयल का वो आ गए। सो दे हैव सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंटी बैक्टीरियल, मतलब उनके एंटीसेप्टिक इफेक्ट्स हैं थोड़े बहुत है बट ज़्यादा नहीं।
एक आते हैं हमारे थेराप्यूटिक में आ जाता है कि ये यूजली ज़्यादा अल्कोहल बेस्ड आते हैं, अल्कोहल बेस्ड होते हैं एंड इनमें एक्टिव इंग्रेडिएंट्स आ जाते हैं, क्लोरहेक्सिडिन आ गया, बीटाडिन माउथ वॉशेज आ गए। तो हम जो ये थेराप्यूटिक ज़्यादातर हम उस टाइम करते हैं या तो कोई हमें लग रहा है कि गम्स में इन्फ्लामेशन है, कोई प्रॉब्लम है, मतलब मुंह में कोई हमें एंटीसेप्टिक चीज़ ज़रूरत है करने की उसके लिए, या कोई पोस्ट सर्जिकल प्रोसीजर, या फिर जब हम स्केलिंग वगैरह करते हैं तो थोड़ी बहुत ही प्रॉब्लम्स है, या बीच में मुंह में छाले वगैरह हो जाते हैं तो उसके लिए माउथ वॉशेस में भी कोई डिसेंसिटाइजिंग चीज़ हो जाती है या एंटीसेप्टिक डाल देते हैं, तो उसके लिए हम एडवाइस करते हैं। और वैसे मैं आपको ऐड करूँ कि जो ज़्यादातर हमने देखा है कि जो ये माउथ वॉशेस के साथ टीथ की स्टेनिंग भी कुछ हद तक हो जाती है। सो वी प्रेफर कि आप थोड़ी देर यूज़ करो, देन यू गिव सम गैप, उसके बाद दोबारा आप कर सकते हो अगर आपको ज़रूरत पड़े, बट मैं ये नहीं कहूँगी कि आप थ्रू आउट माउथ वॉश यूज़ करें। तो बहुत लगातार माउथ वॉश यूज़ करना कोई अच्छी बात नहीं है। एक मैंने सुना है और लोग कहते भी हैं कि डेंटल केयर में स्केलिंग का रेगुलरली लोग स्केलिंग कराते हैं दांत साफ कराने के लिए, तो स्केलिंग कब करानी चाहिए और क्यों करानी चाहिए? मैम स्केलिंग हमें ये है कि स्केलिंग इज़ बेसिकली मुंह की प्रोफेशनल क्लीनिंग है। बेसिकली स्केलिंग इज़ अ प्रोफेशनल क्लीनिंग ऑफ टीथ। तो हम ये एडवाइस करते हैं आप साल में कम से कम एक बार डेंटिस्ट की विज़िट ज़रूर जाएं। स्केलिंग हम क्या करते हैं कि जो हमारे मुंह में जो एक सॉफ्ट लेयर होती है, जो तो हम ब्रशिंग अगर रूटीनली करते हैं वो तो जिसको हम प्लाक कहते हैं, वो तो ब्रश से साफ़ हो जाता है। बट जब नई प्लाक को हम नहीं साफ़ करते तो उसके में डिपॉजिट कैल्सीफाइड डिपॉजिट्स हो जाते हैं, वो हार्ड हो जाता है, वो फिर हमारे टूथ सरफेस के अलॉन्ग जमा होना शुरू हो जाता है, जिसको हम करेड़ा कहते हैं। जो करेड़ा है उसको हमने रिमूव प्रोफेशनल स्केलिंग से ही होएगा, डेंटिस्ट के पास जाके, वो हम घर पे नहीं साफ़ करा सकते। तो हम एडवाइस ये, मैं ये नहीं कहती कि हर साल स्केलिंग कराओ, बट ये हमें डॉक्टर को हम डिस्क्रिप्शन देंगे कि उसको लग रहा है कि हमें ज़रूरत है स्केलिंग की कि नहीं। सो इट इज़ द डिसीजन ऑफ द कंसर्न डॉक्टर कि हमें करना है। इंसान अलग अलग स्टेजेस ऑफ लाइफ से गुजरता है, और अगर हम प्रथम स्टेज स्टार्ट करें तो प्रॉबेबली आई वुड टेक इट एज प्रेगनेंसी, फ्रॉम वेयर यस। सो प्रेगनेंसी के टाइम पे ऐसी क्या चीज़ें हैं जिनका ख्याल रखना चाहिए ऑफ द चाइल्ड एंड द मदर एज वेल? सो ऐसी क्या चीज़ें हैं जिनका हम ख्याल रखें ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? आप वहाँ से शुरू कीजिए और हम स्टेप बाय स्टेप पूछना चाहते हैं कि कैसे केयर होनी चाहिए। ये तो प्रेगनेंसी एक लेडी के लिए, एक वुमेन के लिए इट्स ए टोटली अ न्यू चैप्टर एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ लाइफ। तो वो प्रेगनेंसी में जब हमें पता ही चलता है कि वी आर प्रेग्नेंट, सो मेनी थिंग्स कम हमारी, so many emotions are there and so many other things are going in the mind। तो हम सबसे पहले निगलेक्ट करते हैं अपनी डेंटल हेल्थ को। तो हमारे पास जब कोई आता है तो वो काफ़ी प्रॉब्लम्स में लेडीज़ होती हैं। सो क्या होता है कि जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हमारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं। सो हार्मोनल चेंजेस होता है, नोजिया होता है, फ्रीक्वेंट वी हैव टू गोइंग, वॉमिटिंग्स होती है, ये सब चीज़ें आती हैं। तो इसके दौरान भी हमें क्या करना है कि जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कितना ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो जब वॉमिट वगैरह भी आती है दैट वो कहाँ से आती है, हमारे पेट से आती है। इट कंटेन्स एसिड्स, स्टमक एसिड्स होते हैं। तो जितनी, कई बार ये होता है कि इतनी फ्रीक्वेंसी हो जाती है कि उससे क्या होता है, हमारे जो दांतों की इनेमल है वो उसके एसिड, जो स्टमक है एसिड, उसको फिर ख़राब करने लग जाता है, उसको इरोड करने लगता है। सो वो है कि जब वॉमिटिंग के बाद मैं हमेशा एडवाइस करती हूँ कि आप नॉर्मल पानी के साथ अच्छी तरह से कुरला करो, ताकि आप में जो वो फ्लेवर है, जो एसिड है, वो चला जाए। तो एक वो चीज़ हो जाती है। एंड सेकेंडली जो है, कहते हैं कि जो एसिडिक, मुंह सारा आपका एसिडिक हो जाता है, तो जो मिठा सोडा जिसको बोलते हैं, उसकी पिंच पानी में डाल लोगे तो उससे भी कुरला कर लोगे तो वो आपका वो उसको न्यूट्रलाइज कर देता है एसिडिक, उसका जो माउथ आपका जो एक तो जो मुंह में अजीब सा टेस्ट है वो चले जाता है, एंड दूसरा ये आ जाती है प्रॉब्लम कि कहते हैं टेस्ट ठीक हो जाएगा, एंड जो ये इरोजन है वो बच जाएगा। और सेकेंडली ये है कि गम्स में जो है वेस्कुलैरिटी, जिसको हम कहते हैं, कईयों के गम्स सूजने शुरू हो जाते हैं
गम्स में ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। सो इससे घबराना नहीं चाहिए। दीज आर ऑल रिलेटेड, जो हार्मोन्स हमारे एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, जो लेवल चेंजेस हो रहा है बॉडी में, चेंजेस देखो बच्चा का जब होता है वहाँ पे तो वूम में तो चेंजेस आती है, हार्मोनल चेंजेस आती हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द उसका है consequences we can consequences of this hormonal imbalance what is going on। उससे होता है कि हमारे बहुत लेडीज़ के गम्स में स्वेलिंग आ जाती है। वो क्या करते हैं, वो डर के जब स्वेलिंग आती है तो वो ब्रश करना छोड़ देते हैं, उससे थिंग्स आर बिकम मोर वर्सन। ठीक है, एक तो वैसे गम्स में वो हार्मोनल है, वो उनको ये नहीं पता चल पा रहा कि ये क्यों हो रहा है। तो वो मेरे को है कि प्रेग्नेंट विमेन की जो हम कहते हैं एंटी नेटल डेंटल चेकअप, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वो हमारे नेशनल प्रोग्राम्स में भी हम काउंट करने लग गए हैं उसको। एंटीनेटल मतलब जो प्रेग्नेंट वुमेन्स का डेंटल एग्जामिनेशन। तो उसमें क्या होता है कि अगर हम उसमें, और प्रेगनेंसी में उसकी कोई भी डेंटल प्रोसीजर का कोई वो नहीं है, कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। ये नहीं है कि हम नहीं कर सकते, एंड हम एक्सट्रैक्शन तक भी कर सकते हैं, दैट टू इन द जो सेकेंड ट्राइमेस्टर या 4 से 6 मंथ तक हम कोई भी प्रोसीजर, इंजेक्शन भी लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सो वी कैन डू इन द प्रेगनेंसी। तो अगर आपको लग रहा है कि मुंह में ऐसी स्वेलिंग आ रही है या प्रॉब्लम कुछ ऐसा हो रहा है, तो आपको डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। और अगर हम स्केलिंग करते हैं इन प्रेग्नेंट वुमेन ऑल्सो, तो जो ये ब्लीडिंग है वो उसका कम हो जाता है। फिर उस टाइम पे वी एडवाइज माउथ वॉश, वी एडवाइज गम पेंट्स, गम एस्ट्रिंजेंट्स। पर वो चीज़ें तभी फ़ायदा करेगी कि जब वो हम उसकी एक बेसिक प्रोफेशनल क्लीनिंग कर देंगे। उसके साथ वी कैन गिव देम मल्टीविटामिन्स, विटामिन सी हम एडवाइस वैसे ही प्रेग्नेंट वुमेन्स को देते ही देते हैं, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ द कनेक्टिव टिश्यूज़, जो हमारे गम सपोर्ट है, अंदर जो टिश्यूज़ हैं सारी बॉडी का। So vitamin C is there and blood vessels का important है। So we can go for all the procedures। और pregnant women को एक बार dental checkup जरूर कराना चाहिए। So there are so many things जिनके बारे में हमें बिल्कुल पता नहीं है, और हम pregnant women को तो बस I think gynecological help या gynecological visits के बाद ही we feel कि okay she's being properly taken care of। सो डेंटल, हाँ डेंटल इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और एक आपको बता रही हूँ कि सेकेंड ट्राइमेस्टर में यूजली मुंह में उनके ट्यूमर्स भी आ जाते हैं, जिंजाइवल ट्यूमर्स, जिसको हम कहते हैं दे आर नॉन कैंसरस एंड दे आर ऑल्सो द रिजल्ट ऑफ दिस हार्मोनल चेंजेस। उससे बहुत ज़्यादा मतलब उस डर जाते हैं कि मुंह में ग्रोथ हो रही है। सो दीज आर बेसिकली हार्मोनल एंड दे आर नॉन कैंसरस। तो उसको हम कर सकते हैं, और वो जब आपके पोस्ट डिलीवरी वो अपने आप चले जाएगी। मतलब इसको फोबिया, इसको डरना नहीं है। सो यू शुड बी अवेयर ऑफ ऑल दिस कि दीज आर नॉर्मल चेंजेस दैट गोज थ्रू द प्रेगनेंसी। हमारे देश में तो ये बहुत ज़्यादा चलता है, और ये माना भी जाता है कि डिलीवरी के बाद 1.25 महीना ब्रश नहीं करती हैं लेडीज़। तो क्या ये सही है? इज़ इट राइट? मैम वो कहते हैं जी बहुत लोग, मेजॉरिटी ऑफ पीपल दे डोंट डू इट, बट जो थोड़े से नहीं ज़्यादा एजुकेटेड उनको लगता है जी गम्स बड़े वीक हुए हैं, डिलीवरी के बाद बॉडी वीक हुई होती है तो मालिश कराओ, ये करो सब, और दांतों की मालिश कैसे रह जाएगी फिर। सो वो वजह है कि अगर हम नहीं करते हैं तो वो चीज़ तो वही है, जहाँ पे सफाई आप 2 दिन घर पे झाड़ू मत लगाओ तो क्या होगा। तो वो आते हैं, हमारे पास आते हैं कि उससे क्या होगा, दांत आप 1.25 महीना ब्रश नहीं किया, उससे क्या होगा दांतों में कीड़ा कैविटीज़ हो जाती हैं, दैट वो तो पक्का ही डैमेज हो गया ना टीथ। सो ये ऐसा कुछ नहीं है कि गम्स वीक हुए होते पोस्ट डिलीवरी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अपना नॉर्मल रिजीम करना चाहिए। ब्रशिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोस्ट डिलीवरी ऑल्सो। छोटे बच्चों के दांतों का कैसे ख्याल रखा जाए, जो नए दांत आ रहे होते हैं, से फ्रॉम एट द एज ऑफ आई थिंक ऑलमोस्ट 6-7 मंथ्स द फर्स्ट फ्यू टीथ अपीयर्स, तो उसमें कैसे ख्याल रखना चाहिए? हम जो ये मिल्क टीथ हैं, जो ये है, हम कहते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमें ब्रश कब शुरू करना चाहिए बच्चे में, ठीक है। तो जब भी मुंह में एक दांत भी आ जाता है, इवन अ सिंगल टूथ, उसका आप केयर करनी शुरू कर दो। 6 महीने का बच्चा यूजली मदर फीड पे होता है, बाकी टॉप फीड्स देने लग जाते हो तो वो सारा खाना तो उसमें आ जाता है। एंड जो मिल्क है दे आर वेरी वेरी स्टिकी। तो जो मैं तो वही कहती हूँ कि उसको मलमल का कपड़ा लेके नॉर्मल पानी से
अभी 6 महीने के बच्चे को मैं नहीं कहती आप ब्रश कर दो, वैसे आजकल तो बड़ी मार्केट में ब्रशेस वेरी वेरी सॉफ्ट जो आपकी फिंगर में चले जाता है, सिलिकॉन ब्रशेस आ रहे हैं, सो उससे भी क्लीन कर सकते हो। नहीं लेना तो सिंपल है, मलमल का कपड़ा एक रख लो, उसको अच्छी तरह से वॉश करके नॉर्मल पानी के साथ उसको क्लीन करो बच्चे को। और जब रात को अपने फीड देनी है उसके बाद तो डेफिनेटली मैं तो यही वैसे तो एडवाइस कर रही हूँ कि जब आपने फीड दी, बच्चे को बर्फ वगैरह दिला दिया, तो एक बार कपड़ा लेके उसके दांतों की सर्फेसिस अंदर बाहर से क्लीन कर दो, बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं आती। आजकल आ रहे हमारे पास बच्चे आते हैं जो 8, 9, 10 महीने के बच्चों में कैविटीज शुरू हो जाती हैं इन पीरियड ऑफ 3-4 मंथ्स। रीज़न बीइंग कि दांत ऊपर ले आ जाते हैं, मुंह में बॉटल डाल देते हैं, बच्चे को रात को बोतल दे के सुला देते हैं एंड फिर बॉटल, बच्चा सो गया, बोतल निकाल ली, जो दूध के रेमनेंट्स जो रह गया वो सारे के सारे, खास करके हम बड़े बच्चों को में आप देखोगे कि नीचे वाले दांत ठीक होते हैं, जो ऊपरले जो मैक्सिलरी टीथ हैं, अपर फ्रंट टीथ, वो सारे उड़ जाते हैं। सो उनको हम कहते हैं ही बॉटल फेड या नर्सिंग केरीज कहते हैं। सो दिस इज़ बिकॉज कि उसके बच्चों को दूध दे दिया, दांत नहीं साफ़ किया और उसकी वजह से ये केरीज हो जाती हैं। मैं तो एडवाइस करूँ 1.5 साल तक आप चाहे टूथपेस्ट भी यूज़ ना करो, नॉर्मल पानी के साथ ब्रशिंग, बच्चे को स्पिटिंग रिफ्लक्स आ जाए, उसको हैबिट बन जाए, देन आफ्टर 1.5 साल के बाद आप छोटे, जो आजकल तो मार्केट में फ्लेवर्ड इतनी लो फ्लोराइड पेस्ट आ रही हैं, तो दे कैन, बच्चे को वैसे दे लाइक द फ्लेवर एंड एवरीथिंग, तो वो शुरू कर सकते हो 1.5 साल को। हमारे मार्केटिंग इंडस्ट्री को तो अच्छी तरह पता है कि बच्चों को कैसे अपने उसमें लेना है। सो वी कैन सी अ लॉट ऑफ इनोवेशंस कमिंग। टूथपेस्ट में इतने फ्लेवर्स हैं, ब्रशेस इतने क्यूट हैं बच्चों के, एंड दे रियली लव टू हैंडल इट। एंड बच्चों में बहुत अच्छी हैबिट्स शुरू से ही हम बना के रख सकते हैं ताकि वो अपनी डेंटल हाइजीन का भी ख्याल रखें। और मैम ऐड करिए, जो ये हमारे मिल्क टीथ हैं, हम ये कहते हैं कि ये तो दूध वाले दांत है, टूट जाने हैं, बट बेसिकली दीज आर द स्पेस मेंटेनर्स, क्योंकि जब हमारे ये जो दूध वाले दांत हैं, इनके ऊपर पक्के दांत बन रहे हैं, इन द जो हमारी वो है, हमारी बोन है ऊपर, जो हमारी जॉज हैं, उसमें वो बनावट शुरू हो गई है परमानेंट टीथ की। अगर हम उन दांतों को ध्यान नहीं रखेंगे, अगर रूट के ऊपर इन्फेक्शन आ गई तो इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट जो टीथ ऊपर बन रहा है परमानेंट। एंड अगर हम कई कहते हैं जी निकाल दो, दूध वाले दांत है निकाल दो, सो दे एक्ट एज स्पेस मेंटेनर। अगर हम निकाल देंगे, जो हमारी जॉ है वो कोलैप्स होनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, बिकॉज वो जिस चीज़ को आप नहीं यूज़ करोगे तो वो तो ख़त्म होती है, कि डिसयूज एट्रॉफी हम उसको कहते हैं, कि जो चीज़ को कि इसको तो ज़रूरत ही नहीं है। तो ये दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो हमारे मिल्क या प्राइमरी टीथ भी हैं। छोटे बच्चे भागते दौड़ते हंसते खेलते अक्सर गिरते हैं दांत के बल, और कोई छोटी मोटी दांत में या तो इंजरी आ जाती है या माइनर दांत चिप ऑफ हो जाता है, एट टाइम्स तो पूरा पूरा दांत भी लूज कर देते हैं। तो क्या उस टाइम पे हम उसको इग्नोर कर सकते हैं, या ये ज़रूरी है कि हम आपके पास उनको लेके आएँ और उसकी किसी तरह की डेंटल केयर? नहीं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज जो ये हमारे मिल्क टीथ हैं वो जो है कि ये हमारे बेस है कि हमारे परमानेंट टीथ का। अगर थोड़ा चिप हो जाता है तो इट डिपेंड्स कि हमने उसको कुछ करना है, कि ये डिसीजन फिर डेंटिस्ट के पास ही होएगा। कई बार होता है थोड़ा बहुत चिप हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कई बार अगर थोड़ा सा ज़्यादा चिप हो गया तो बच्चे को सेंसिटिव ठंडा लगना शुरू हो जाएगा, बिकॉज वो हमारी सेकेंड लेयर इन्वॉल्व हो गई है, वो एक्सपोज हो गई है, उसमें जो नर्व्स है वो एक्सपोज हो गई हैं, तो उसको हम कवर कर देते हैं किसी फिलिंग से। अगर दांत निकल ही जाए तो फिर हम उसके लिए कुछ टेम्प्रेरी अरेंजमेंट कर देते हैं, ताकि वो जगह बची रहे, कि हमारा जो उसकी जगह पे नया टूथ आना है वो सही सलामत आ जाए। सो हमें डेंटिस्ट को रिपोर्ट करना ही चाहिए। और किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए? जैसे ग्रोइंग चाइल्ड है तो उसके दांतों की अलाइनमेंट का, कभी दांत आगे पीछे आ रहे हैं, कभी टेढ़े मेढ़े आ रहे हैं, कभी आपने देखा होगा कि अपर जॉ के दांत बाहर को आ जाते हैं, या कभी कभी लोअर जॉ बाहर को होता है जिसको हम क्रॉस बाइट भी कहते हैं। तो ये किस एज में ख्याल रखना चाहिए और किस तरह से, मतलब व्हेन इज़ द राइट टाइम, इससे पहले कि चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएं? मैम हमारे पास जो ये है, एक तो मैं पहले कर लें कि एक बच्चे जो टॉडलर्स है, जो बच्चा रिड़ता है या कुछ करता है, चलना सीखता है, तो वो टेंड टू फॉल, उसके फ्रंट टीथ में चोट लग जाती है।
तो वो देखना होता है कि कई बार दांत आधा टूट जाता है या कुछ निकल ही जाता है, बिकॉज जो मिल्क टीथ है उनकी रूट्स ज़्यादा वो नहीं है। तो उसके लिए हम कुछ ना कुछ टेम्प्रेरी अरेंजमेंट कर जाते हैं, बिकॉज ये जो होते हैं यूजली 6-7 साल की उम्र में टूटने शुरू हो जाते हैं दूध वाले दांत। तो इनका अगर कोई दांत में ट्रॉमा या चोट लगती है तो उसको डेंटिस्ट को दिखाना ज़रूरी है, क्योंकि वो देख लेगा कि उसको हमने क्या करना है। कई बार इन्फेक्शन ना हो जाए, रूट कैनाल हमें करना पड़ जाता है बच्चों में, नहीं तो फिर अगर दांत निकल गया तो उसमें हम कोई छोटा सा कुछ दांत आर्टिफिशियल सा कुछ लगा देते हैं, कुछ अटैच कर देते हैं कोई मटेरियल, कि वो जगह बची रहे कि हमारे उसके आने के लिए। जो आपने बोला है कि ब्रेसेस हमें कब लगाने, हमें ब्रेसेस 2 तरह के होते हैं। एक तो हमारा होता है फंक्शनल या रिमूवेबल, एक होता है हमारे फिक्स्ड हो जाता है कि जिसको हम फिक्स कर देते हैं, वो दैट इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ द डॉक्टर। जो फंक्शनल अप्लायंसेस होते हैं वो क्या करते हैं, वो इन्वॉल्व करते हैं आपकी जो जॉ की ग्रोथ के साथ और टीथ की उसके साथ। सो जो फंक्शनल मैं कहती हूँ अर्ली स्टेजेस में, जैसे 9-10 साल की उम्र में हम अगर वो लगा देते हैं अप्लायंसेस, तो उसमें नो डाउट कि हमें पेरेंट्स की बहुत सपोर्ट चाहिए, बिकॉज दे हैव टू सी द उसको दे मेक श्योर कि बच्चा वो अप्लायंस पहन रहा है। पर उससे से क्या होता है, क्योंकि ये बच्चों की ग्रोइंग एज है और इसमें जो डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा होती है, तो हम उसको फंक्शनल अप्लायंस से भी बहुत हद तक, जो आप कह रहे हो कि दांत आगे पीछे हो गए, या कई बार देखते हैं कि दांतों की जॉ की ग्रोथ रिस्ट्रिक्ट हुई है, तो हम वो अब फंक्शनल अप्लायंस डाल के वो ग्रोथ को प्रमोट कर सकते हैं एंड उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। क्योंकि और दूसरा होता है फिक्स्ड ब्रेसेस। जो ब्रेसेस हैं कि ज़्यादातर कहते हैं जी ब्रेसेस लगवा लो, मैं कहती हूँ कि नहीं, इट्स द अदर वे, कि अगर हम नेचुरली उसको करें कि उसको जॉ बोन को ग्रो उसको होने नॉर्मल हो जाए, अगर वो वहाँ पे हम पहले कंट्रोल कर लें, इट्स ऑलवेज बेटर। तो ब्रेसेस तो है ही है, फिर 13-14 साल में लगाते हैं जब आपके मोलर्स आ जाएं, क्योंकि फिर वो दे आर द स्ट्रॉन्ग टीथ टू होल्ड, उनको कोई दांतों को खींचना है और फिर उसके ऊपर वो ब्रेसेस लगाने हैं। 1-1.5 साल का वो प्रोसीजर है, दैट इज़ फॉर 13-14 ईयर्स। उसके लिए फिर हमें दांत निकालना पड़ता है एक, टू क्रिएट अ स्पेस, क्योंकि पहले हमने अगर हम स्पेस फंक्शनल अप्लायंस से स्पेस बना लेंगे तो हमें दांत निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर रिस्ट्रिक्ट होगी, 14-15 साल का बच्चा हो गया, तो फिर हमें एक परमानेंट टीथ हम निकालते हैं, तो स्पेस क्रिएट करके फिर दांतों को विद ब्रेसेस पीछे खींचते हैं, वेरी स्लो उसकी फोर्सेस के साथ वो तारे डालते हैं, रबर डालते हैं, जो भी है। सो दैट इज वी डू इट एट द एज ऑफ 13-14। और वो बच्चे की थोड़ी सी इम्प्रेशन मेकिंग एज होती है, बच्चे उसके बाद थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाते हैं। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब, कि अगर हम राइट टाइम पे ही केयर करके सम डिवाइसेस के साथ शुरू में ही अगर दांतों का आकार ठीक कर लें, सो इट इज़ मच बेटर, मच। एंड क्रॉस बाइट के लिए भी आप यही सजेस्ट करते हैं? ये क्रॉस बाइट भी करेक्ट हो जाती है विद फंक्शनल अप्लायंसेस, येस। एंड क्रॉस बाइट तो होती है, वो तो जब भी हमें क्रॉस बाइट अपने आप कभी ठीक नहीं हो सकती। अगर कई बार ये होता है एक दांत ही क्रॉस बाइट में होता है, वो तो विद इन अ मंथ बाहर आ जाता है अगर आप वो रिमूव। और वो एक्सपेंसिव ब्रेसेस, नो डाउट, वो जो फिक्स है वो सभी आम बंदे के लिए थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बट जो ये फंक्शनल अप्लायंसेज है कंपैरेटिवली मच चीपर एंड इनके रिजल्ट्स एट राइट एज दे आर वेरी वेरी गुड। सो अगर पेरेंट्स अलर्ट हैं और पेरेंट्स को एक प्रॉपर नॉलेज है, तो वो अपने बच्चे को हेल्प कर सकते हैं हाउ टू हैव अ गुड दिस थिंग। वेरी राइट। अच्छा, अब डॉक्टर साहब मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे जैसे हम एडल्ट बन रहे हैं, अब हम 14-15 साल के बाद जो एडल्टहुड के डेंटल केयर है, तो उसमें हमें कैसे देखना चाहिए? हाउ शुड वी टेक केयर? मैम वो ये तो हर एज के लिए एक ही रिजीम है डेंटल केयर की। तो ब्रशिंग, प्रॉपरली ब्रशिंग कर लो, फ्लॉसिंग कर लो, 2 बार ब्रश कर लो। और इसकी ब्यूटी डेंटल की ये है कि जितनी जल्दी आप डिटेक्ट कर लोगे प्रॉब्लम, उतनी वो पेनलेस होएगी, उतना कॉस्ट इफेक्टिव रहेगी। कि जब आपको, और उसके है कि साल में एक बार डेंटिस्ट के पास चले जाओगे। अगर वैसे आप घर में भी मुंह खोल के शीशे में देख सकते हो, कोई ब्लैक स्पॉट जहाँ पे शुरू होता है तो उसको आप रिपोर्ट करते हो। तो कई बार आजकल फ्लोरिडेटेड पेस्ट आजकल चल रही हैं, हम फ्लोराइड पेस्ट दे देते हैं, तो वहाँ पे वो चीज़ अरेस्ट हो जाती है, आगे प्रोग्रेस नहीं करती कैविटीज़। क्योंकि आज की लाइफ में स्ट्रेस फैक्टर बहुत हो गया है, सब बहुत बिजी हैं, बट हेल्थ को भी
थोड़ा ध्यान देना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि ये यही रजीम मैं तो कहती हूँ कि आप ब्रशिंग करो, फ्लॉसिंग करो और अच्छी डाइट खाओ। डाइट लोगे और उसके बाद एक बार साल में डेंटिस्ट के पास चल जाओ। तो डॉक्टर साहब, अच्छी डाइट से आप क्या कहते हैं कि डेंटल फ्रेंडली डाइट या टीथ फ्रेंडली डाइट क्या होती है? मैम सबसे पहले तो नो टू शुगर्स है, ठीक है। शुगर के जो स्वीट्स हैं हम उसको कहते हैं, पर मैं ये भी नहीं कहती कि बच्चे को बिल्कुल ही मना कर, तो दैट इज़ अ क्राइम, वो तो बच्चे नहीं हैं। पर उसका ये कर सकते हैं आप दिन में फिक्स कर लो कि बेटा तू चॉकलेट एक खाना है, 2 खा ले, उसके बाद उसका रिंस करवा दो। तो और रात को जब ब्रश आपने कर लिया उसके बाद मत दो। मतलब बच्चों के लिए तो मैं ये नहीं कह स्वीट्स, बट येस कि जो हम बेवरेजेस, स्वीट एंड बेवरेजेस ले रहे हैं, स्वीट्स ले रहे हैं, दे आर वेरी वेरी हार्मफुल फॉर योर टीथ अगर हम उनको वॉश आउट नहीं करते। हमारी फ्रेंडली वो तो है ही है, वो हरी सब्जियां, फ्रूट्स जो हैं एंड जो ये गाजर वगैरह हैं, जब हम खाते हैं दे आर नेचुरल ब्रशेस बेसिकली, बिकॉज इनमें कोई आर्टिफिशियल स्वीटनर्स नहीं है। एंड सेकेंडली जब हम च्यू करते हैं तो ये सेल्फ क्लिनजिंग हो जाते हैं, सेल्फ क्लेंजिंग हो जाते हैं। ये हो गया। देन वी कैन गो फॉर सिट्रस फ्रूट्स, उसमें विटामिन सी नेचुरल कितनी है वो आप ले सकते हैं। नेचुरल जो भी सीजनल फ्रूट वेजिटेबल दे आर ऑलवेज गुड फॉर योर ओवरऑल हेल्थ। एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, जो पनीर ले लो आप, दूध ले लो, दही ले लो, सोया प्रोटीन्स देख लो, ये आलमंड्स, नट्स ले लो, ये सब चीज़ें दे आर गुड फॉर योर ओवरऑल हेल्थ एज वेल एज योर टीथ। डॉक्टर साहब, एक ये कुछ देखा गया है कि सम एडल्ट्स ये रात को अपने टीथ ग्राइंड करते हैं। खुद को तो सोए हुए नहीं पता चलता कि टीथ ग्राइंड किए जा रहे हैं, तो इसके बारे में एक तो पहले कैसे पता किया जाए और इसके लिए व्हाट इज़ द सोल्यूशन, कैसे इसको संभाला जाए? जो टीथ ग्राइंडिंग, यू आर वेरी राइट कि खुद को तो नहीं पता चलता है, पर आपके पार्टनर जो आपके साथ सो रहा है उसको पता चल जाता है कि टीथ ग्राइंडिंग हो रही है। एंड सेकेंडली आप जब कभी मुंह देखते हो खोल के, आपको जो टूथ का स्ट्रक्चर है, जो खाने से वाली सर्फेसिस हैं, मुंह खोलते हो हमारे बेसिकली वहाँ पे बड़े कर्व्स हैं, टीथ में कर्व्स, बड़े कर्व, सुंदर सुंदर कर्व्स हैं हमारे टीथ में, बट वो सारे फ्लैटन हो जाते हैं द मोमेंट हम मुंह खोलते हैं। मतलब डॉक्टर को तो, डेंटिस्ट को पता चल ही जाता है कि आपकी ग्राइंडिंग है। उससे क्या होता है, आपके दांत की जो ओक्लूजल सर्विसेज है वो सारी घस जाती हैं। सो वी एडवाइज देम कि वो होता है कि नाइट गार्ड नाम की चीज़ होती है, दैट इज़ कुछ नहीं है, वो सिलिकॉन मोल्ड्स होते हैं, वो आपको डेंटिस्ट के पास जाके उसका नाप लेके और उसके ऊपर वो रात को सोने से पहले कर लोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो ग्राइंड टूथ, जो उसको हम अब्रेजन कहते हैं, जो टूथ स्ट्रक्चर आपका वो ख़राब नहीं होएगा, सो इट विल बी मेंटेन्ड ओनली। तो क्या ये नाइट गार्ड्स प्रिवेंटिव भी हैं? मान लीजिए कि किसी के पास कोई है नहीं टू चेक कि वो रात को दांत पीसते हैं अपने या डेंटल ग्राइंडिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, तो अगर वो वैसे ही लगा लिया करें? मैम वो ग्राइंड नहीं ऐसे नहीं, अगर आपके पास में नहीं है तो आप डेंटिस्ट के पास तो जाओगे ही ना, तो अब उसको पता चल जाएगा कि आप टीथ स्ट्रक्चर देखे कि ग्राइंडिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, सो दे कैन ऑलवेज एडवाइज यू। हाँ, तो ऐसे इतना वो क्यों अननेसेसरी क्यों हम अपना, क्योंकि मुंह में तो कोई छोटी सी भी चीज़ आ जाए, इतना हमारी टेक्टाइल सेंसेशंस इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो थोड़ी सी भी चीज़ को पहनना, कोई मुंह में कोई चीज़ आ जाए तो मुश्किल तो है ही है ना। सो अननेसेसरी तो मैं नहीं कह रही, बट येस इफ़ चेंजेस आर देयर वी शुड गो फॉर दैट। डॉक्टर साहब, कुछ ऐसी मिथ्स हैं इस दुनिया में अबाउट डेंटल हेल्थ एंड डेंटल केयर, तो उसके बारे में मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि एक पहली मिथ तो ये है कि लोग कहते हैं कि अगर हम अपने दांतों की और मसूड़ों की नमक, मीठे सोडे के साथ और शायद सरसों के तेल के साथ कस के मालिश करेंगे तो दांत बहुत तंदुरुस्त, खूबसूरत और हेल्दी हो जाते हैं। क्या ये सही है? मैम जो ये है, हमारी जो पेस्ट भी कहती हैं कि वो बहुत फाइन होती हैं। कोई ऐसा मैं कह देती हूँ कि नमक वाले पानी के गरारे कर लो, दैट इज़ ओके, बट जब आप रब करते हो, मालिश करते हो, जो उनके जो पार्टिकल साइज़ इतना बड़ा होता है कि वो इतनी ज़ोर से आप रबिंग करने से दांत घस जाएंगे। एंड जो हमारे जो रूट्स के साथ जहाँ पे बॉर्डर है हमारे टीथ का और गम का, दैट इज़ द कंपैरेटिवली सॉफ्टर पार्ट ऑफ द टीथ, वहाँ पे दांत घस के ठंडा गर्म की प्रॉब्लम आ जाती है, दांत घस जाते हैं। सो मैं एडवाइस नहीं कर रही इस चीज़ को ना। और मसूड़ों से भी दांत लूज हो सकते हैं, एग्जैक्टली कमज़ोर हो सकते हैं। दूसरी बात डॉक्टर साहब, बहुत बार सुनने में आया है कि प्रेग्नेंट लेडीज़ को डिलीवरी के बाद 40 दिन कहते हैं कि मसूड़े कमज़ोर हैं, दांत कमज़ोर हैं, तो ब्रश भी नहीं करना। चलो नहाने धोने तो शायद कई कल्चर्स में नहीं देते,
पर इवन ब्रश करने तक के लिए मना किया जाता है, तो क्या ये सही है? नहीं मैम, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ब्रशिंग देखो, जब आपने सब कुछ खाना है, खाना आपका फंस रहा है, तो रादर आपके वो जो ये नहीं करते हो तो उसमें सारे मुंह में गंदगी पैदा हो जाती है, कीड़ा लगना शुरू हो जाते हैं, गम्स में स्वेलिंग आ जाती है, तो दांतों में से, मसूड़ों में से खून आने लग जाता है। सो ऐसा कुछ नहीं है कि उस टाइम आफ्टर पोस्ट डिलीवरी कि आपके दांतों में कोई वो है वीकनेस है या गम्स में कोई वीकनेस है। हमें ब्रश अपने रिजीम से करना ही चाहिए। एक और बात बहुत ज़्यादा सब मानते हैं कि, और पुराने बुजुर्ग भी कहते हैं कि दातुन ब्रश से ज़्यादा हेल्दी है। अगर हम अपने दांतों को दातुन करेंगे तो वो ज़्यादा सही है। ब्रश करने से कभी कभी हम अपने दांतों को एक्सपोज कर देते हैं, ये जो गम्स हैं ये नीचे चले जाते हैं और दांत वीक होना शुरू हो जाता है। मैम दातुन को मैं डिनाई नहीं कर रही, दातुन इज़ वेरी गुड, बट हम इसको एज ए एडजंक्ट विथ टूथ ब्रश यूज़ करेंगे। दांत तभी घसेंगे अगर आपका ब्रश ठीक नहीं है, आप उसको ज़ोर ज़ोर से कर रहे हो, तो उससे आपके, और उसके आपको ब्रश करके साथ फ्लॉसिंग में आपको बोल रही हूँ वो करना है। जो दातुन है, नो डाउट जब आप दातुन को चबाते हो तो दिस इज़ एन वो एडिशनल आपकी वो एक्सरसाइज हो रही है, आपकी वो मसल्स जो जॉ सपोर्टिंग जो आपका है मसल्स है, मस्कुलेचर, उसकी ये सपोर्ट हो रही है। और आज के मेरे ख्याल से आजकल तो दातुन ज़्यादा अवेलेबल भी नहीं होंगे, तो अब अगर आपको है आपके पास दातुन, यू कैन यूज़ इट आफ्टर डूइंग योर ब्रश, या पहले दातुन कर लो फिर ब्रश कर लो। बट मैं ये कहती हूँ कि ब्रश बंद कर दो, मेरे हिसाब से तो नहीं कि ये एज ए एडजंक्ट यूज़ कर सकते। दोनों चीज़ें साथ में करें, ध्यान से करें तो वो ठीक है। हाँ जी। ओल्ड एज में डेंटल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा देखी गई हैं। बढ़ती उम्र के साथ दांतों में कोई ना कोई प्रॉब्लम तो आनी ही है। तो ओल्ड एज वालों को कैसे ख्याल रखना चाहिए? अगर कोई दांत लूज़ कर जाते हैं एक आधा, तो उसको इमिडिएटली इम्प्लांट, RCT? मैम वो ये है कि ओल्ड एज में एक तो हमारी अगर ये जो गम रिलेटेड डिजीज़ हैं वो प्रोग्रेस हो जाती है, क्योंकि ओल्ड एज में हमारी बाकी मेडिकल इश्यूज भी आ जाते हैं, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन एंड और भी कोई गॉड फॉरबिडन कोई हेमीप्लेजिया, कुछ ऐसे बड़ा कुछ हो जाता है। तो उसके साथ तो ये प्रोग्रेस तो करती हैं, क्योंकि आपकी जनरल अवेयरनेस जो स्ट्रेंथ वो थोड़ी डाइवर्ट भी हो जाती है, इट इज़ बट नेचुरल। तो उसके लिए वो हो जाता है कि जो हमारे नीचे जो हमारी बोन है, जो हमारी पेरिडोंशियल है, दैट इज़ द टूथ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर, वो ज़्यादा ख़राब होने लग जाता है। उसके रिजल्ट से दांत हिलने वगैरह लग जाते हैं। अगर तो थोड़ा थोड़ा हिल रहा है तो वी कैन थिंक ऑफ उसको, हम अगर स्केलिंग और डीप स्केलिंग करके कई बार बच जाता है। पर अगर वो नहीं होता, हम नहीं सेफ, अगर फिर हम एक्सरे करके देखते हैं, अगर नीचे बोन सपोर्ट नहीं है तो फिर उसको रिमूव करवा के जब वो सॉकेट हील हो जाएगी तो वी कैन गो फॉर इम्प्लांट कर सकते हैं। या फिर इम्प्लांट होता है बेसिकली वो बोन में स्क्रू डाल के फिर हम 2-3 महीने वेट करके उसके ऊपर फिर क्राउन लगा देते हैं। दैट्स ए वेरी गुड प्रोसीजर, क्योंकि वो सिर्फ एक दांत लगता है। सेकेंडली होता है फिर, या फिर हम ब्रिज लगाते हैं। ब्रिज क्या होता है, जो अगर 2 दांत स्ट्रॉन्ग दांत एडजॉइनिंग टीथ हैं उन पर सपोर्ट लेके जो मिसिंग दांत है उसको हम लगा देते हैं। अगर हम दांत नहीं रिप्लेस करते तो उससे क्या होता है कि शिफ्टिंग ऑफ टीथ, जब वो खाली जगह होएगी तो टेंडेंसी होती है ना मूव करने की, तो जो आपकी नॉर्मल जो आपकी अक्लूजन है, तो जो ऊपर वाला दांत है उसके नीचे दांत नहीं रहा, वो इलोंगेशन उसकी शुरू हो जाएगी। तो ये है कि आपको कोई भी इसको सब्सिट्यूट है, आप चाहे आप फिक्स्ड डेंचर वो लगा लो, दांत लगा लो, इम्प्लांट लगवा लो, सो वॉट एवर यू शुड सब्सिट्यूट द मिसिंग टीथ, उसको ज़रूरी होता ही है, उसको ज़रूरी होता है। एंड एक मैं जब मैं बात करने लगी हूँ कि मेडिकल वो प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, उसमें ओल्ड एज में ड्राई माउथ, मुँह सूखा सूखा रहता है, वो साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ मेडिसिन भी ले सकते हैं। और दूसरा जो हमारा जो मुंह में थूक बनाने वाले ग्लैंड्स हैं वो भी, उनकी भी एजिंग होगी तो वो भी कम सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं, तो वो बहुत, और पोस्ट मीनोपॉजल लेडीज़ में वो भी कहते हैं जी हमारे मुंह में कुछ जलन होती रहती है या फिर हमें मुंह सूखा सूखा लगता है। तो उसके लिए मैं तो एडवाइस करती हूँ जो च्युइंगम होती है ना, च्युइंगम दैट शुगर फ्री, वो दिन में 2-4 बार यूज़ कर लो, इट हेल्प्स। अपने आप को हाइड्रेटेड रखो, पानी ज़्यादा पियो,
बॉडी में थोड़ा हाइड्रेटेड बॉडी रहेगी, तो ये भी हेल्प करते हैं। और ये जो तंबाकू, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सारे मुंह को ड्राई करते हैं, दे आर ऑल ड्राइंग एजेंट, तो इनको अवॉइड करना चाहिए। डॉक्टर साहब, बुज़ुर्गों में डेंचर की बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, तो आप क्या सजेस्ट करते हैं कि जैसे आप टेम्परेरी डेंचर्स बेटर हैं या डेंचर्स का कैसे ख्याल रखना चाहिए? मैम, डेंचर्स जो है वो एक आते हैं पार्शियल डेंचर्स। पार्शियल में हम कहते हैं जब थोड़े दांत मिसिंग है तो उसको हम दांत वो पार्शियल कर लेते हैं, चाहे उसको रिमूवेबल प्लेट वाले कर लो जो, या फिर हम फिक्स लगा देते हैं, दैट इज़ अ पार्शियल डेंचर। पर उसके लिए हम डेंचर का भी डिसीजन लेना डिपेंड्स अपॉन द हेल्थ ऑफ द, वो जनरल हेल्थ ऑफ द पेशेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कि कई बार वो पेशेंट वीक होता है, इतना कुछ ट्रॉमेटिक नहीं बर्दाश्त करता, तो वी कैन गो फॉर पार्शियल रिमूवेबल डेंचर्स भी देते हैं, क्योंकि उसमें एज सच कोई दर्द नहीं होनी, कोई ट्रॉमा नहीं, नाप देना है हमने, नो डाउट वो एडजस्टमेंट, जैसे नया जूता डालने में प्रॉब्लम तो आएगी थोड़ा टाइम, बट यू गेट यूज टू। दूसरा होता है कि दांत, तो कई लोगों के दांत, सारे दांत निकल जाते हैं, तो दे आर वेयरिंग कंप्लीट डेंचर्स। वो कंप्लीट डेंचर्स भी आ गए आजकल इम्प्लांट स्पोर्टेड, कि वो 6 इम्प्लांट ऊपर डलते हैं, 6 नीचे लग के वो भी दांत फिक्स हो जाते हैं। उसके लिए हमें देखना होता है, बट उसके लिए जनरल हेल्थ, आपकी नीचे बोन सपोर्ट कितनी है, एक्सरेज करने पड़ते हैं कि सपोर्ट कितनी है, कैसे है, और उसको मुंह में आपने जो चीज़ आर्टिफिशियल डाली है उसकी क्लैनिनेस, उसके लिए आपके ब्रशिंग, माउथ वॉश तब यूज़ होएगा ज़्यादा, बिकॉज फ्लॉसिंग तब नहीं होएगी, बिकॉज नेचुरल टीथ तो है नहीं वो, तो उसमें वी कैन यूज़ गो फॉर ब्रशिंग एंड माउथ वॉशेस, तो वो उसमें करेंगे। और जो रिमूवेबल डेंचर्स हैं उनकी सफाई रखनी बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक तो कहते हैं कि जो, क्योंकि उससे क्या होता है, आपके सारे के सारे जॉज कवर्ड होते हैं डेंचर के साथ। रात को डेंचर को उतार के पानी में रख के, बंद डब्बी में, कि ढक्कन लगा के टाइट पानी में डेंचर को उतार के पहले किसी भी सोप, माइल्ड सोप पानी से वॉश कर लो, या क्लिनजिंग टैबलेट्स आ रही हैं आजकल कि वो एफरवेंसेस वगैरह करते हैं तो क्लीन करते हैं। तो डेंचर को कभी भी रात को नहीं डाल के सोना। उसके 2 इफ़ेक्ट्स ये है, एक तो वैसे ही आपके जो नीचे बोन है, जो आपके नीचे गम्स हैं, उनमें भी कांस्टेंट वो कवर्ड हैं, तो उनको हवा नहीं लग रही कह सकते हैं, तो वो टेंशन में आ जाते हैं और गम की इन्फ्लामेशन हो जाती है। फिर बैक्टीरियल ग्रोथ, जो गम्स और डेंचर के बीच की स्पेस है उसमें थोड़ा बहुत खाना फंस गया, बैक्टीरियल ग्रोथ होएगी, मुंह से बदबू शुरू हो जाएगी, नीचे कई बारी कोई दांत आर्टिफिशियल या कोई मार्जिन इरिटेट कर रहा है, उससे आपके गम की स्वेलिंग हो जाएगी। सो ये तो है कि उसको डेंचर जैसे दांतों को साफ रखते हैं, डेंचर को टेक इट एज योर टीथ ओनली, जिनको हमने 2 बार साफ करना ही करना है और रात को उतार के सोना है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। और ये एक बात तो मैं सच में मानती हूँ, जैसे पुराने बुजुर्ग कहते थे कि दांत हमारे मोती हैं। शरीर का कोई और हिस्सा गहना नहीं है, पर दांत ज़रूर गहने हैं। I know. और इन मोतियों को संभाल के रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर गहने शरीर पर रहेंगे तो शरीर खूबसूरत भी रहेगा, तंदुरुस्त भी रहेगा और खुशहाल भी रहेगा। इसी के साथ थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू।